कहानी की शुरुआत एक ऑफिस बिल्डिंग से होती है जहां सभी कर्मचारी चेहरे पर मास्क लगाए काम में जुटे थे। वहां का माहौल इतना अजीब था कि कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, मानो किसी अनजान खतरे से डर रहा हो। तब इरीना नाम की एक ऑफिस लेडी इस घुटन भरे माहौल से परेशान होकर बाथरूम की तरफ निकल जाती है, पर तभी एक स्टॉल के अंदर से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका दरवाजा खोलने पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद और बेजान हो चुकी थी और वो गंदे टॉयलेट के पास गिरी हुई थी। अब खतरे को भांपते हुए इरीना तुरंत अपना सामान उठाकर वहां से तेजी से निकलती है। असल में इरीना का हाल ही में डिवोर्स हुआ था और वो अपने बेटे एंटोन के साथ मॉस्को में गुजारा करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसी दिन पार्क में थोड़ी देर पहले उसने एक ऐसे ही शख्स को देखा था जिसे ठीक वही लक्षण थे, सफेद आंखें और भयानक खांसी। इरीना समझ जाती है कि ये कोई वायरस है, इसलिए वो बिना देरी किए एंटोन को वहां से स्कूल छोड़ाई थी। खैर अभी जल्दी ही टीवी और इंटरनेट पर मॉस्को में एक अनजान वायरस के फैलने की खबर आग की तरह फैलने लगती है। ये वायरस सीधा फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे मरीज को खांसी और सफेद आंखों की शिकायत होती है और महज 4 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार इतनी तेज है कि अब तक 2000 कंफर्म केसेस सामने आ चुके थे। मिलिट्री ने कई इलाकों को पूरी तरह क्वारंटीन कर दिया था, जिस वजह से गुस्साई हुई भीड़ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अब वैसे एक ही दिन में 2 संक्रमित लोगों को देखने के बाद इरीना को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया था। इसीलिए शिफ्ट खत्म होने से पहले ही वो अपने बेटे के स्कूल की तरफ दौड़ती है ताकि उसे सही सलामत घर ले जा सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है। मिलिट्री ने स्कूल को चारों तरफ से घेर कर क्वारंटीन कर दिया था और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दरअसल वहाँ एक लड़की में सेम वायरस पाया गया था और ये सारी चीजें उसी वजह से करी गई थी। अभी शुरुआत में स्कूल को लगा था कि सिर्फ उस बच्चे और क्लासमेट्स को अलग रखना काफी होगा, पर तभी मिलिट्री ने पूरे स्कूल को लॉकडाउन करने का नया फरमान जारी कर दिया। खून जैसी लाल आंखों वाली वो लड़की एक कोने में दुबकी हुई थी, जिसे प्रोटेक्टिव गियर पहने सोल्जर्स अपने साथ ले जाते हैं। वो उस लड़की पर एक सफेद पाउडर का छिड़काव करते हैं और उसके चिल्लाते हुए लाचार माता पिता की चीखों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। ये मंजर देखकर इरीना समझ जाती है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हैं। वो तुरंत एंटोन को फोन करती है, जो जिम में छुपे होने की वजह से बच गया था। ये जानकर इरीना चैन की सांस लेती है। तब इरीना उसे स्कूल के पीछे वाले कैफेटेरिया में मिलने को कहती है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि कैफेटेरिया के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद होंगे। अपने बेटे को बचाने की बेचैनी में इरीना एंटोन को पीछे हटने को कहती है और एक बड़ा पत्थर उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ देती है। इसी बीच मॉस्को के बाहर मेन रोड पर मंजर काफी खतरनाक था, जहां सोल्जर्स ने सभी गाड़ियों को रोक दिया था। वो ऐलान करते हैं कि पूरा शहर अब लॉकडाउन में है और सप्लाई व्हीकल्स के अलावा किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे भीड़ में मौजूद लोग गुस्से में आ जाते हैं, पर सोल्जर्स अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। वो साफ साफ समझाते हैं कि मॉस्को में एक भयानक वायरस फैल चुका है और मिलिट्री के पास ऐसे सख्त कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इस परेशान भीड़ में सर्गी नाम का एक शख्स भी मौजूद था, जो इरीना का एक्स हस्बैंड था। उसने एंटोन को लेकर अपने कंट्री साइड विला जाने का प्लान बनाया था, पर अब वो शहर के अंदर दाखिल तक नहीं हो सकता। हालांकि अभी तक उसे इस महामारी की असली दहशत का पूरा अंदाजा नहीं है। हालात को अपने काबू से बाहर देखकर वो मजबूरन अपने घर वापस लौट जाता है, जहां रात के वक्त सर्गी गहरी नींद में सोया हुआ था। पर तभी बाहर से आती एक तेज फ्लैशलाइट की रोशनी उसकी नींद उड़ा देती है। वो सावधानी से नीचे की तरफ जाता है ताकि पता लगा सके कि माजरा क्या है। वहाँ खुशकिस्मती से वो कोई घुसपैठ या नहीं, बल्कि उसके पिता बोरिस होते हैं। असल में बोरिस एक पुराने मिलिट्री रिसर्चर रह चुके थे, इसीलिए उन्हें इस वायरस और उसके खतरे की गहरी समझ थी। उनका मानना था कि मॉस्को की 3 मिलियन की आबादी में अगर वायरस नहीं रुका तो दंगे होना तय है। अब वैसे सर्गे जिस विला में रहता है वो मॉस्को से महज कुछ मील दूर है, जहां इसका असर होना तय था। इसीलिए बोरिस का कहना था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तब अपने पिता की बातों पर भरोसा करते हुए सर्गे रात भर आराम करके और अगली सुबह निकलने का फैसला करता है। लेकिन निकलने से पहले वो किसी भी तरह अपने बेटे एंटोन और अपनी एक्स वाइफ इरीना को शहर से बाहर निकालना चाहता था। इसलिए जाते वक्त सर्गे अपने पिता से कह देता है कि अगर वो सुबह तक वापस ना आए तो वो उसका इंतजार ना करे। अब सर्गे के निकलने के कुछ ही देर बाद विला पर कुछ अनजान मेहमान दस्तक देते हैं। एक जीप से कुछ हथियारबंद
लोग उतरते हैं और आसपास के विलास की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वैसे उस समय सर्गे का पड़ोसी और करीबी दोस्त लियोनिया भी इस वायरस के बारे में जान चुका था और अभी एयरपोर्ट जाने की तैयारी में पैकिंग कर रहा था। मगर उसकी बेटी पॉलिना उसे बताती है कि मॉस्को के सारे एयरपोर्ट्स अब बंद हो चुके हैं। इसी दौरान वो हथियारबंद लोग लियोनिया के घर में दाखिल होते हैं। शुरुआत में लियोनिया को लगता है कि वो सरकारी लोग हैं, पर जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उन लोगों का वायरस से कोई लेना देना नहीं है। तब कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए लियोनिया उन्हें डराने की कोशिश करता है और अपनी एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें वो बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ खड़ा था। हालांकि ये तरीका काम नहीं आता और उन लोगों में से एक लियोनिया को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग घर में कीमती सामान की तलाश करने लगते हैं। दरअसल ये कोई बड़े लोग नहीं बल्कि सिर्फ दंगे और हल्ला गुल्ले का फायदा उठाने वाले लुटेरे थे। उनमें से एक की नजर लियोनिया की पार्टनर मरीना पर पड़ी, जो इस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो उसे लाचार देखकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही पॉलिना ने उसकी गर्दन में कैंची घोंप दी। इसके बावजूद वो बंदा बस इससे घायल हुआ था और उसने अगले ही पल पलटकर पॉलिना का गला दबोचा। मगर पॉलिना ने भी हिम्मत नहीं हारी और मौका पाते ही दीवार पर लात मारकर खुद को पीछे धकेला, जिससे कैंची उसकी गर्दन में और गहरी धस गई और उसकी मौके वारदात पे मौत हो गई। उसी वक्त एक और लुटेरा सर्गे के घर में घुसकर यार्ड तक पहुंच गया। तब बोरिस, जो एक रिटायर्ड सोल्जर था, उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखा। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपनी शॉटगन से निशाना लगाया और गोली चला दी, जिससे वो घुसपैठिया वहीं ढेर हो गया। तभी बाकी लुटेरे भी वहां पहुंचे, लेकिन कुछ देर फायरिंग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बोरिस उन पर भारी पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो बस अपने जख्मी साथी को लेकर वहां से जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वादा किया कि वो बोरिस और उनके परिवार को फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। तब लुटेरों को जाता हुआ देखकर बोरिस तुरंत सर्गे की अभी वाली वाइफ एना और उसके बेटे मीशा के साथ लियोनिया के घर की तरफ निकल गया। फिलहाल खतरा टल चुका था और सबने चैन की सांस ली। इधर लियोनिया अभी इस हादसे से सदमे में था और लगातार यहाँ से जल्द निकलने की बात कर रहा था। उस दौरान पूरे शहर में जगह जगह आग लगी हुई थी, जिसकी अजीब सी रोशनी आसमान में दिखाई दे रही थी। वहीं इरीना खामोशी से दूर तक देखती रही, उसका दिल गहरी चिंता से भरा था। तभी अचानक डोरबेल बजती है। डोर होल से देखने पर इरीना को अपनी माँ दिखाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ की सफेद आंखों पर पड़ती है, वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तब एंटोन ने पूछा कि वो नानी को अंदर क्यों नहीं आने दे रही। इस पर इरीना ने चिल्लाते हुए उसे अपने कमरे में जाने को कहा, जिसके बाद बाहर से आने वाली मदद की चीखों को दबाने के लिए उसने रेडियो पर म्यूजिक चला दिया। असल में इरीना को पता था कि उसकी माँ ने आज ही एक संक्रमित मरीज का इलाज किया था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वायरस इतनी तेजी से फैल जाएगा और अभी अपनी माँ को अंदर लेने का मतलब खुद को और अपने बेटे को खतरे में डालना था। खैर, अब कुछ देर बाद बाहर का शोर थम गया, पर तभी दोबारा घंटी बजी। इरीना ने जब चेक किया तो सामने अपने एक्स हस्बैंड सर्गे को देखकर वो हैरान रह गई। तब ये कंफर्म करने के बाद कि वो संक्रमित नहीं है, उसने दरवाजा खोला और उसे गले लगा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मुश्किल घड़ी में सर्गे उन्हें बचाने आएगा। तब सर्गे से बात करके उसे पता चलता है कि सर्गे ने उन तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करा था। असल में सुबह सुबह जब सर्गे को पता चला था कि मॉस्को पूरी तरह क्वारंटीन हो चुका है, तो वो एना को सोता हुआ छोड़कर अपने बेटे और एक्स वाइफ को बचाने के लिए खाने पीने का सामान वाले ट्रक में छुपकर शहर के अंदर आया था। उस वक्त सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और घरों में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी थी। उसी वजह से उसने इरीना की बिल्डिंग पे पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को वहां इंतजार करने को कहा और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। ये सब बताने के बाद जब वो इरीना और अपने बेटे को लेकर ट्रक के पास वापस लौटा तो वहां सिर्फ बिखरा हुआ सामान मिला और ड्राइवर का कहीं नामो निशान नहीं था। दरअसल सर्गे के जाने के थोड़ी देर बाद ही हथियारों से लैस कुछ खतरनाक बदमाशों ने ट्रक पर हमला कर दिया और ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। तब सर्गे को ट्रक के पिछले हिस्से में ड्राइवर की लाश मिलती है, जिसे वो तुरंत ही बाहर फेंक देता है। ठीक उसी वक्त वो मुजरिम वापस लौट आते हैं, पर सर्गे तेजी से ट्रक स्टार्ट करके उनके चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच सर्गे के पिता और उनका पड़ोसी लियोनिया अपना सामान पैक करके गाड़ियों में लाद रहे होते हैं। जैसे ही वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, एना कार में बैठने से इनकार कर देती है। वो सर्गे के बिना वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और सब चौकन्ना हो जाते हैं, लेकिन असल में सामने सर्गे आया था, जिसे देखकर एना काफी खुश होती है। पर जैसे ही वो उसके साथ में इरीना को देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। उसी पल एना के बेटे मीशा ने कुछ जीप्स को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि वो लुटेरे बदला लेने वापस आ रहे हैं, इसलिए पूरा ग्रुप तेजी से अपना बचा कुचा सामान समेटने लगता है, मानो किसी भयानक आफत से बचने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक और कार को करीब आता देख सभी
भी डर जाते हैं, पर ये देखकर सुकून मिलता है कि वो सिर्फ एक आम आदमी है। अब उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि भयानक वायरस की वजह से पूरा मॉस्को बंद हो चुका था। भले ही उनका इलाका शहर से दूर था, पर वो लूटपाट का शिकार होने से नहीं बच पाए थे। उन्होंने फिलहाल तो उन क्रिमिनल्स को भगा दिया था, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। खैर, अभी जब वो अनजान शख्स वहां पहुंचकर मदद मांगता है, क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को अचानक पेट में तेज दर्द शुरू हो गया था और लग रहा था कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तब एना ने सलाह दी कि प्रेग्नेंट औरत को अंदर आराम के लिए ले आना चाहिए। मगर इरीना ने सख्ती दिखाते हुए अपनी गन उठा ली और उस बेबस जोड़े को तुरंत वहां से जाने को कहा। उसका मानना था कि ये वक्त हमदर्दी दिखाने का नहीं है, और लियोनिया ने भी इरीना के इस फैसले का साथ दिया। इससे वो लाचार शख्स समझ गया कि उनका दिल पिघलने वाला नहीं है, इसीलिए वो मजबूरन अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आखिरकार सर्गे और लियोनिया के परिवार ने अपना सारा जरूरी सामान तैयार किया और 3 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल पड़े। लेकिन उनका ये सफर ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया और रास्ते में ही एक हादसा हो गया। अचानक एक गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर सर्गे ने तुरंत गाड़ी रोक दी। चेक करने पर पता चला कि कार का डीजल जम चुका था। दरअसल जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा फ्यूल डाल दिया था जिसमें एंटी फ्रीज नहीं था। तब बोरिस ने सलाह दी कि उन्हें इस कार को खींचने के लिए एक टो चेन की जरूरत पड़ेगी, ताकि इसे नजदीकी गैस स्टेशन तक ले जाया जा सके। तब लियोनिया ने बीच में टोकते हुए कहा कि उसके पास घर पर एक टो चेन रखी है और वो उसे लेने वापस जाएगा। इतना बोलकर वो मरीना और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। अब वैसे असल में लियोनिया पहले ही सर्गे और उसके परिवार को रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था। सच तो ये था कि टो चेन उसकी कार की ट्रंक में ही मौजूद थी, पर उसने इसे पहले ही छुपा दिया था। इस वक्त लियोनिया किसी और ही दिशा में गाड़ी चला रहा था कि तभी एक जंगली इलाके से गुजरते वक्त मरीना को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए लियोनिया पोलिना को गाड़ी में अकेले छोड़कर उसके साथ चला गया। तब पोलिना बैठे बैठे बोर हो रही थी कि तभी उसने दूर से कुछ गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखा। ये वही लुटेरे थे जिन्होंने लियोनिया के घर पर हमला किया था। उन्हें देखकर खतरे को भांपते हुए पोलिना ने तुरंत जंगलों में छुपने का फैसला किया और अपने पिता से जा मिली। उस दौरान गैंग का लीडर लियोनिया की कार पहचान गया, क्योंकि उसने घर पर ही टैबलेट में कार का नंबर नोट कर लिया था। इसीलिए उसने अपने आदमियों को जंगल में उन्हें ढूंढने का हुक्म दिया। लियोनिया और उसके परिवार को समझ आ गया कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो जंगल की गहराइयों में एक क्लिफ के नीचे जा छुपते हैं। उस दौरान लुटेरों ने उनके पैरों के निशान का पीछा किया, पर जमा देने वाली ठंड की वजह से उनका हौसला टूटने लगा। फिर जब लीडर ने तलाश जारी रखने पर जोर दिया तो उन गुंडों का गुस्सा फूट पड़ा। उनमें से एक ने अपने ही लीडर को गोली मार दी और वो लीडर गिरते हुए सीधा उस क्लिफ पर जा गिरा जहां लियोनिया का परिवार छुपा हुआ था, जिस वजह से वो सब बुरी तरह सहम गए। जिसके बाद बाकी लुटेरे वहां से उनकी गाड़ी लेकर चले गए। इसी बीच सर्गे का परिवार अभी भी लियोनिया की खबर का इंतजार कर रहा था। काफी देर होने पर उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक वॉकी टॉकी पर लियोनिया की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। जब सर्गे वहां पहुंचा और उसने लियोनिया के परिवार को देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वो उन्हें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये रास्ता उनके घर की तरफ नहीं जाता था। हालांकि सर्गे अपने दोस्तों को इस सुनसान जंगल में लाचार नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने उन्हें नजदीकी गैस स्टेशन तक पहुंचाने का फैसला किया। इसी बीच बोरिस ने जम चुके इंजन पर गर्म पानी डालकर किसी तरह गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर दिया और दोनों परिवार जल्दी ही गैस स्टेशन पहुंच गए। पर वहां का नजारा उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। वहां उम्मीद से ज्यादा भीड़ थी और सारा फ्यूल पहले ही बिक चुका था। तब डिसाइड हुई बात के मुताबिक लियोनिया के परिवार को गाड़ी से उतारना पड़ा और वो भीड़ में अपना रास्ता खुद तलाश लगे। तब लियोनिया ने वहां से गुजरने वालों से लिफ्ट मांगने की कोशिश की और बदले में मोटे पैसे भी ऑफर किए, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक औरत ने चश्मा पहने एक पीले पड़ चुके शख्स की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा कि वो इन्फेक्टेड है और उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो शख्स अपनी सफाई देने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे चाकू मार दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर लोगों को और भी यकीन हो गया कि वो मरीज है और पूरे गैस स्टेशन पर भगदड़ मच गई। देखते ही देखते वो रौनक वाला गैस स्टेशन सुनसान हो गया और सिर्फ लियोनिया का परिवार ही वहां बेबसी में खड़ा रह गया। तब सर्गे शुरुआत में उन्हें छोड़ने में हिचकिचा रहा था, पर वहां का माहौल देखकर वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी बिना देरी किए अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। इधर लियोनिया की बेटी पोलिना ने थोड़ी दूर पर एक गाड़ी देखी और पूछा कि क्या वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लियोनिया ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि उसे शक था कि वो गाड़ी किसी संक्रमित शख्स की हो सकती है और उसे हाथ लगाना मौत को दावत देने जैसा था। खुशकिस्मती से लियोनिया की नजर गैस स्टेशन के अटेंडेंट पर पड़ी, जो अभी भी अपने केबिन में था। वो तेजी से उसके पास गया और उसे पैसे दिए, जिसके बाद वो अटेंडेंट उन्हें एक रात की पनाह देने के लिए राजी हो गया। उस अटेंडेंट ने काफी समझदारी से पहले ही ढेर सारा राशन
राशन और फ्यूल जमा कर रखा था, पर उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो लगातार पॉलिना को गंदी नजरों से घूर रहा था और यहाँ तक कि उसने उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर भी दे डाला। इस पर लियोनिया ने तुरंत बीच बचाव किया, जिस वजह से वो अटेंडेंट भड़क गया। तब उसने गुस्से में ड्रॉअर से गन निकाली और लियोनिया के परिवार को दोबारा बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। शुक्र था कि उसने गोली नहीं चलाई, पर उन्हें फिर से उस ठंडी रात में भटकने के लिए छोड़ दिया था। अभी लियोनिया की पार्टनर मरीना हार मानकर रोने लगी थी कि तभी अचानक सर्गे की गाड़ी वापस लौट आई। असल में सर्गे का दिल अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था और बोरिस ने भी माना कि उन्हें अकेला छोड़ना गलत था। इसलिए अपने परिवार की खुशी और अपने उसूलों के लिए सर्गे ने लियोनिया के परिवार को बचाने का फैसला किया। तब लियोनिया उन्हें वापस देखकर काफी भावुक हो गया, पर वो उस बदतमीज अटेंडेंट को नहीं भूला था। तब सर्गे सब जानने के बाद खुद उस अटेंडेंट से बात करते हुए अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे दबोच लेता है और तभी पीछे से लियोनिया गन लेकर अंदर दाखिल होते हुए उस अटेंडेंट को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब ये था कि अब अंदर मौजूद सारा राशन और फ्यूल उनका हो चुका था। तभी मीशा ने चेक करके बताया कि बाहर गिरे हुए शख्स की आंखें सफेद नहीं थी, यानी वो संक्रमित नहीं था और उसकी कार का इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे खुश होकर दोनों परिवार तेजी से गाड़ियों में तेल और सामान लादते हुए एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उनकी मंजिल यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर लेक वोंगो जीरो थी, जहाँ झील के बीच एक छोटे से आइलैंड पर एक केबिन उनका इंतजार कर रहा था। बोरिस हर साल वहाँ छुट्टियां बिताने जाता था और वो जगह इतनी दूर और संसाधनों से भरपूर थी कि इस एपोक्लिप्स में रहने के लिए उससे बेहतर कोई ठिकाना नहीं हो सकता था। आगे रास्ते में उन्हें एक फायर ट्रक मिलता है जिसने पूरा रास्ता रोका हुआ था और पास ही कुछ भयानक लाशें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही कोई मुठभेड़ हुई हो। इधर उधर देखने पर जब उन्हें वहाँ कोई जिंदा नहीं मिला तो उन्होंने फायर ट्रक को हटाकर रास्ता साफ करने का फैसला किया। ड्राइवर की लाश को बाहर निकालकर सर्गे ड्राइविंग सीट पर बैठता है और ट्रक को रास्ते के किनारे कर देता है, पर जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं उन्हें ट्रक की पिछली सीट पर एक जख्मी शख्स मिलता है। सर्गे जैसे ही उसकी जाँच करने के लिए पास गया, वो शख्स अचानक चाकू से उस पर हमला कर देता है। इससे सर्गे बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तब उसका परिवार तुरंत उसे कार में डालता है और वो लोग मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें रास्ते में कुछ खाली घर मिल जाते हैं, जहाँ वो सर्गे को उठाकर एक घर के अंदर ले जाते हैं और उसकी एक्स वाइफ इरीना बड़ी सफाई से उसके जख्म पर टांके लगाती है। ये सुई धागा एन्ना पड़ोस के घर से ढूंढ कर लाई थी। हालांकि बोरिस अभी भी चिंतित था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ टांके लगाना काफी नहीं है। सही दवाइयों की कमी सर्गे की जान के लिए लगातार खतरा बनी हुई थी। खैर अभी जल्दी ही सर्गे को तेज बुखार चढ़ जाता है और वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगता है। उस दौरान एना लगातार उसकी देखभाल कर रही होती है, पर तभी उसे एक गहरा सदमा लगता है जब वो सुनती है कि सर्गे सपने में इरीना को याद कर रहा है और नींद में उसका नाम पुकार रहा है। ये सुनकर तो एना पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी हालात थोड़े बेहतर होते हैं और लियोनिया को पास की ही एक पुरानी औरत मिलती है जो पेशे से तो जानवरों की डॉक्टर थी, पर वो इंसानों का इलाज भी उतने ही भरोसे से कर सकती थी जितना वो जानवरों का करती थी। वो सर्गे को एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देती है और बदले में लियोनिया से कार लेकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फुर हो जाती है, बिना ये सोचे कि सर्गे का क्या होगा। हालांकि वो इंजेक्शन असर दिखाता है और अगली सुबह तक सर्गे की हालत में काफी सुधार आ गया था। इसके बाद सबने चैन की सांस ली ही थी कि एक नया संकट खड़ा हो गया। मीशा जब बाहर लकड़ियां लेने गया तो किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और कार में रखा सारा खाना चुरा लिया। तब सबको शक होता है कि ये उसी नौजवान का काम है जिसने उन्हें सुई धागा दिया था। तब लियोनिया बोरिस और एना को लेकर उस शख्स के घर पहुंचता है और बिना दस्तक दिए दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। वो नौजवान बुरी तरह डर गया था और एक बेहोश छोटी लड़की को गोद में उठाकर कमरे की तरफ भागता है। तभी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं कि चोरी किया हुआ खाना कुछ संक्रमित लोग खा रहे थे। ये शायद उस नौजवान का परिवार था। अभी उनमें से एक संक्रमित औरत कुल्हाड़ी लेकर लियोनिया और बाकी सब पर टूट पड़ी, जिस वजह से उन्हें अपनी रक्षा में उसे गोली मारनी पड़ी। उस औरत की मौत के बाद सर्गे के परिवार के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तब रास्ते में उन्हें पेवेल नाम का एक शख्स मिलता है जो पेशे से डॉक्टर था। वो न सिर्फ सर्गे का जख्मों का इलाज करता है बल्कि उसके बेटे एंटोन को कैंडी का एक बैग भी देता है। तब पेवेल के टूटे हुए चश्मे को देखकर इरीना एहसानमंद होते हुए उसे अपना एक कॉन्टेक्ट लेंस दे देती है और खुद उसे पहनाने में मदद करती है। इस दौरान दोनों के बीच एक खामोश दोस्ती या अट्रैक्शन नजर आता है, पर उनकी मंजिलें अलग थी। इरीना 1000 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रही थी, जबकि पेवेल दूसरी दिशा में अपने मरीजों को दवा
दवाइयां पहुंचाने जा रहा था। वो वाकई एक नेक इंसान था जो मुजरिमों से भरे वीरान हॉस्पिटल में अपनी जान जोखिम में डालकर दवा ढूंढ रहा था, जिस तलाश के दौरान ही पहले उसका चश्मा टूट गया था। खैर, पेवेल से अलग होने के बाद सर्गे का ग्रुप आगे बढ़ता है, पर उन्हें क्या पता था कि आगे का पुल पूरी तरह टूटा हुआ मिलेगा। उसे देखकर लगता था कि उसे जानबूझकर तबाह किया गया है। अभी टूटे हुए पुल के पास खड़े होकर उन्हें एहसास होता है कि उन्हें वापस लौटकर कोई दूसरा रास्ता लेना होगा। हालांकि इसी टूटे पुल की वजह से जब वो पीछे मुड़ते हैं तो उनकी मुलाकात दोबारा पेवेल से होती है, जिसे कुछ गांव वाले सामान के लिए लूट रहे थे। पता चलता है कि वायरस के बाद इन गांव वालों के पास राशन खत्म हो गया था और सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, जिस वजह से जिंदा रहने के लिए उन्होंने रास्ता रोककर गुजरने वाली गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ते थे और विरोध करने पर, जान लेने पर उतारू हो जाते थे। ये देखकर इरीना ने पेवेल की मदद करने का फैसला किया। वो गाड़ी से कूदती है और अपनी गन से अकेले ही उन सड़क छाप लुटेरों को वहाँ से भगा देती है। इस अफरा तफरी में किसी का ध्यान नहीं गया कि गाड़ी में अकेला बैठा एंटोन एक अनजान शख्स की नजर में है। उसके बारे में पता चलते ही एंटोन तुरंत गाड़ी से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तब तक पेवेल खून से लथपथ हो चुका था, जिसकी वजह से इरीना को उसका भारी भरकम शरीर घसीटकर कार तक लाना पड़ा और अभी एंटोन के गायब होने पर ध्यान दिए बिना ही उन्हें गांव वालों के पलटवार के डर से वहां से निकलना पड़ा। हालांकि इधर जब एंटोन जंगल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका परिवार वहां से जा चुका है और वो अकेला रह गया है। समझदार होने की वजह से वो रोया नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। खुशकिस्मती से वो जल्दी ही पास के एक कस्बे में पहुंच गया, पर वो जगह किसी भूतहा शहर की तरह बिल्कुल वीरान थी। एंटोन डर गया और थोड़ी देर भटकने के बाद उसे कुछ सोल्जर्स दिखाई दिए, पर उनकी हरकतों ने उसे और भी डरा दिया। वो पलटकर भागा और एक सोल्जर ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। एंटोन भागते हुए एक हॉस्पिटल में जा घुसा और एक बेड के नीचे छुपकर अपनी सांसें रोकने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो सोल्जर पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए और उसने एंटोन का ठिकाना ढूंढ निकाला। सोल्जर ने उसे नीचे लेटने का हुक्म दिया और अपनी बंदूक उस पर तान दी, जिसके बाद वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी कहीं से एक शख्स ने आकर उस सोल्जर को मार दिया। असल में ये एक डॉक्टर थी जो कुछ दवाइयां लेने वापस आई थी। अभी जब उसे पता चला कि एंटोन अपने परिवार से बिछड़ गया है तो उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले लड़के को लेकर वहां से निकल जाएगी, वरना एंटोन उन बेरहम सोल्जर्स के हाथों अपनी जान गंवा देगा। वैसे वो डॉक्टर वाकई बड़े दिल वाली थी। जब भागते वक्त एंटोन का पैर फिसल गया और उसके टखने में मोच आ गई तो उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि एक सुरक्षित जगह ले जाकर उसका इलाज किया। जल्दी ही वो डॉक्टर एंटोन को लेकर जंगल के बीच एक ऐसे गाँव में पहुंच गई जहाँ कुछ लोग अभी भी रह रहे थे और मिलिट्री की नजर से बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कस्बे से वापस लौटी, उसने गांव वालों को बताया कि कैसे मिलिट्री मासूम नागरिकों का कत्लेआम कर रही है। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरकार इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि मिलिट्री की टुकड़ी वहां पहुंच चुकी है। लाउड स्पीकर्स के जरिए वो लोगों को बाहर आने और एक जगह इकट्ठा होने को कह रहे थे, ये वादा करते हुए कि उन्हें एक सुरक्षित आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाएगा जहां हर तरह की सुविधा होगी। मगर ये गांव वाले मिलिट्री की मक्कारी से वाकिफ थे, इसीलिए वो एक बेसमेंट में छुप गए। तब उस बेसमेंट के पास आके एक सोल्जर बेसमेंट का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान एक खर्राटे भरी आवाज की तरफ गया। पता चला कि एक बुजुर्ग शख्स बाहर ही सो गए थे। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, सोल्जर ने उन बुजुर्ग को गोली मार दी और उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिर सोल्जर के जाने के बाद गाँव वालों ने उस बुजुर्ग की लाश देखी और खौफ से कांप उठे। अब वो मिलिट्री के जुल्म को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। उनमें से एक गांव वाला जो पहले सोवियत सोल्जर रह चुका था, उसने अपने घर में ढेर सारे हथियार छुपा रखे हुए थे। उसने सबको हथियार मार दिए और रिटायर्ड सोल्जर की देख रेख में गाँव वालों ने उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेके मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच एंटोन और बाकी बच्चे डॉक्टर के घर में इकट्ठे हुए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी हाल में बाहर ना निकलना। जिसके बाद गाँव वालों की ये टोली बस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज और सोल्जर्स मौजूद थे। इस एपोकलिप्स ने जहाँ कुछ लोगों को लालची और कुछ को कमजोर बना दिया था, वहीं कई ऐसे भी थे जो किस्मत के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर का ग्रुप अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उन्होंने अपने हथियार कपड़ों के नीचे छुपाए और बड़े ही दबे पांव उन बेखबर सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगे। पर जैसे ही वो हमला करने वाले थे, उनकी नजर सर्गे और इरिना पर पड़ी, जो वहाँ सोल्जर से भिड़ रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि वो एक लड़के को ढूंढ रहे हैं और उसका हुलिया बिल्कुल एंटोन से मिल रहा था। तब डॉक्टर को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए इस जोड़े ने कितनी मुसीबतें झेली हैं।
दरअसल कुछ घंटे पहले पावेल के जख्मों का इलाज करने के बाद जब इरिना को एहसास हुआ कि एंटोन गायब है तो उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उसी जगह पहुंची जहां उनके गांव वालों से झड़प हुई थी, मगर वहां एंटोन का कोई पता नहीं था। तब इरिना ने बेबस होकर उसे पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी बोरिस की नजर एंटोन के पैरों के निशान पर पड़ी और वो निशानों का पीछा करते हुए जंगल से होते हुए कस्बे तक जा पहुंचे। हॉस्पिटल के बाहर लाशों का अंबार देखकर इरिना उन लाशों की तरफ भागी। उसका दिल एक अजीब कश्मकश में था। वो डर रही थी कि कहीं उसका बेटा वहां ना हो, पर वो तलाश रोक भी नहीं सकती थी। तब पवेल ने उसका पीछा किया और भरोसा दिलाया कि एंटोन की लाश वहां नहीं है और वो बिल्कुल सही सलामत होगा। ठीक उसी वक्त एक जहाज ऊपर से गुजरा और उसने ढेर सारे पर्चे नीचे फेंके। उन पर लिखा था कि सभी रेफ्यूजीज बस स्टेशन पर जमा हो जाएं, जहां से मिलिट्री उन्हें सुरक्षित आइसोलेशन सेंटर्स तक ले जाएगी। वहां जाकर इरिना दूरबीन के जरिए भीड़ में एंटोन को तलाशने लगी। तभी इरिना की नजर एक बस में चढ़ते एक बच्चे पर पड़ी जिसका हुलिया बिल्कुल एंटोन जैसा था। खतरे की परवाह किए बिना इरिना स्टेशन की तरफ भागी और सीधा बस के अंदर दाखिल हो गई। पर अफसोस वो उसका बेटा नहीं बल्कि कोई और ही लड़का था जिसने एंटोन जैसा कोट पहना हुआ था। अब सरगे को हालात की नजाकत का अंदाजा था, इसलिए वो इरिना को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक सोल्जर ने उनका रास्ता रोक लिया। सरगे ने बड़े ही शांत ढंग से अपनी हैंडगन निकाली और उसकी चिन पर निशाना साधा, पर वहां एक नहीं बल्कि कई सोल्जर्स मौजूद थे। इससे पहले की बात और बिगड़ती, बदला लेने आए गांव वालों और सोल्जर्स के बीच भयानक भिड़ंत शुरू हो गई। माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। वो गुस्साए हुए गांव वाले सोल्जर्स को मौत के घाट उतारने लगे और देखते ही देखते उन्होंने सभी सोल्जर्स को खत्म कर दिया। इस हंगामे के बाद डॉक्टर ने सरगे को एंटोन के बारे में सब बताया। वो तुरंत उस गांव में पहुंचे जहां के घर में एंटोन छुपा था, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिला। वहां के बच्चों के चेहरों पर एक अजीब सी नाराजगी थी। पता चला कि उन्हें पता चल गया था कि एंटोन मॉस्को से आया है और बच्चों का मानना था कि वो अपने साथ शहर की तबाही और वायरस लेकर आया है, इसलिए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही इरिना ठंड की परवाह किए बिना बाहर भागी और पागलों की तरह एंटोन को पुकारने लगी। खुशकिस्मती से वो उसे एक पुराने वीरान घर में मिल गया। तब इरिना अपनी जज्बात रोक नहीं पाई और रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वहां से निकलने से पहले सरगे ने शुक्राने के तौर पर डॉक्टर को खाने के कुछ कैंस दिए और डॉक्टर ने एंटोन को बड़े प्यार से विदा किया। इसी बीच कार में इंतजार कर रही एना को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो अचानक कार से बाहर निकली और उसे जोर जोर से खांसी उठने लगी। जब उसने अपने मुंह पर हाथ रखा तो वहाँ खून के धब्बे थे। ये वायरस के साफ लक्षण थे। ये जानकर सरगे के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ इरिना और दोस्त लियोनिया एक संक्रमित मरीज के साथ सफर करने के सख्त खिलाफ थे। इसलिए काफी बहस के बाद ये तय हुआ कि एना अकेले कार चलाएगी, जबकि सरगे और उसका बेटा मीशा दूसरी कार में होंगे। उन्होंने अपना सफर फिर शुरू किया, पर एना की हालात बिगड़ती जा रही थी और उसके लिए स्टीयरिंग व्हील संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मीशा को दूर से एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखी और वो सब एना को उठाकर उस घर की तरफ ले गए, मगर वहां पहुंचकर जो दिखा वो काफी हैरान कर देने वाला था। भले ही विला की लाइट्स जल रही थी, पर अंदर उन्हें कोई जिंदा इंसान नहीं मिला और एना लगभग बेहोश हो चुकी थी और उसे एक कमरे में सबसे अलग कर दिया गया। पावेल ने सुरक्षा के तौर पर सबको मास्क पहनने की हिदायत दी और फिर विला में दवाइयों की तलाश शुरू की। हालांकि उन्हें सिर्फ कुछ आम एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोज ही मिला, पर कुछ ना होने से ये बेहतर था। इसलिए उन्होंने ये एना को देने का फैसला किया, जिसके बाद जैसे ही सरगे दवाई लेकर जाने लगा, पावेल ने उसे रोक दिया। उसका कहना था कि एक डॉक्टर होने के नाते ये काम वो बेहतर तरीके से कर सकता है। दरअसल पहले हॉस्पिटल में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से काफी सारे डॉक्टर्स की मौत हो चुकी थी, पर पावेल बिल्कुल ठीक था। इसीलिए उसे शक था कि शायद उसके शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो उसे इस वायरस से इम्यून बनाती हैं। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी। एक कमरे में मरीना को कई लाशें मिलती हैं जो उस विला के असली मालिक थे। पता चलता है कि वो घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था और उसका पूरा परिवार वायरस की चपेट में आ गया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उस ऑफिसर ने मजबूरन उनको मौत के घाट उतार दिया और इन्फेक्शन की वजह से उसकी खुद की भी मौत हो गई। अभी पावेल ने जब देखा कि ये सभी लाशें संक्रमित हैं, तो उसने तुरंत सबको वहां से बाहर निकाला और दरवाजा लॉक कर दिया। लिविंग रूम में वापस लौटने पर सभी के हौसले टूट चुके थे। उन्हें डर था कि इस विला में रहने से वो सब संक्रमित हो सकते हैं, मगर सरगे इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो जिद पर अड़ा था कि उन्हें दवाइयां ढूंढनी ही होंगी। हालांकि दिल ही दिल में वो भी जानता था कि इन हालात में उसकी वाइफ को बचाना लगभग नामुमकिन है। फिर अगली सुबह जब थका हारा सरगे लिविंग
लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि लियोनिया और इरीना ने पूरे इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग रह रहे थे जो एना के करीब गए थे और दूसरी तरफ बाकी सब। ये देखकर सर्गे का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि शायद एना को सिर्फ एक आम सर्दी जुकाम है और 3 दिन में सब साफ हो जाएगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो इंतजार नहीं कर सकते तो वो जा सकते हैं। इस बात ने लियोनिया को धर्म संकट में डाल दिया। वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मरीना बहुत बेचैन थी और वहाँ से निकल जाना चाहती थी। शुरुआत में एना को बहुत तेज खांसी थी और उसका होश भी लगभग खो चुका था, लेकिन उस रात एना अजीब हरकतें करने लगी। रोशनी से भरे कमरे में भी वो बार बार पूछ रही थी कि लाइट क्यों बंद है। इससे पॉलिना ने हैरानी में जैसे ही अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और तब उसने देखा कि एना की आंखें सफेद और खून जैसी लाल हो चुकी थीं। ये वायरस के बिल्कुल साफ लक्षण थे। सब जानते थे कि ये कितना खतरनाक है। उस दौरान मीशा, जो पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रहा था, उसने अपनी माँ को खोने के डर से टूट गया और अब वो मजीद जीना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उस कमरे में गया जहाँ ऑफिसर की मौत हुई थी। वहाँ उसने उसकी गन उठाई और अपनी थोड़ी पर निशाना साधा। शुक्र था कि पॉलिना सही वक्त पर वहाँ पहुँच गई। उसने मीशा को थप्पड़ मारकर नीचे गिराया और गिड़गिड़ाते हुए उसे ऐसा ना करने को कहा। असल में पॉलिना उससे बहुत प्यार करती थी, पर मीशा ने उस वक्त उसे ठुकरा दिया, मगर कम से कम उसने खुदकुशी का ख्याल फिलहाल छोड़ दिया था। खैर, अभी लियोनिया का परिवार एना के साथ एक ही घर में रहने से डर रहा था। आखिरकार उन्होंने विला छोड़कर पहले ही लेक वोंग जेरो निकलने का फैसला किया। उन्होंने बहाना बनाया कि वो पहले जाकर वहाँ रहने की तैयारी करेंगे। इस बात ने सर्गे को और भी तोड़ दिया और वो अपने गम को शराब में डुबाने लगा। इसी बीच उसका सामना अपने पिता से हुआ, जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सर्गे ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि इस वक्त कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। बेबसी में वो दीवारों पर हाथ मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा। थोड़ी देर बाद जब इरीना ने देखा कि सर्गे शराब के नशे में पूल के पास बेहोश पड़ा है और लगभग डूबने वाला था, तब इन्फेक्शन का खतरा होने के बावजूद उसने सर्गे को संभाला और दोनों के जज्बात इस कदर भड़क गए कि वो एक दूसरे के करीब आ गए, जबकि कमरे में बेचारी एना अभी भी मौत से लड़ रही थी। इधर एना का ब्लड ग्रुप जानने के बाद पेवेल ने एक बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला किया। उसने अपना खून, जिसमें एंटीबॉडीज थी, एना के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। किसी तरह उन्होंने ये अजीब और मुश्किल दिन गुजारा, जिसकी अगली सुबह जब मीशा अपनी माँ को देखने गया तो उसने देखा कि एना अपने कमरे के बाहर जमीन पर बिना किसी हरकत के पड़ी है। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है और वो उदास होकर वहाँ से निकलने लगा, पर तभी अचानक उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। मीशा ने मुड़कर देखा तो एना रेंगते हुए कमरे से बाहर आ रही थी और उसकी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल थीं। तब दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। ये साफ था कि एना अब ठीक हो चुकी थी। एना की रिकवरी देखकर सबने चैन की सांस ली। सर्गे ने पेवेल का शुक्रिया अदा किया, जिसे खुद यकीन नहीं था कि उसका यह तरीका वाकई काम कर जाएगा। फिर पूरे ग्रुप ने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि बोरिस कहीं नहीं मिल रहा। काफी तलाश के बाद उन्होंने देखा कि बोरिस प्रार्थना वाले कमरे में बेहोश गिरे हुए हैं। तब पेवेल ने जांच के बाद बताया कि बोरिस को हार्ट अटैक आया है। फर्स्ट एड देने के बाद बोरिस की आंखें तो खुली, पर ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल था। एना को सही सलामत देखकर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अब दुखी होकर पूरे ग्रुप ने उनकी लाश को लपेटा और फैसला किया कि उन्हें लेक वोंगो जेरो पर ही दफन करेंगे, क्योंकि वही उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना एक नई मुसीबत से होने वाला है। रास्ते में उन्हें लियोना की गाड़ी पलटी हुई मिली, जहां हर तरफ खून के धब्बे तो थे, पर परिवार का कोई पता नहीं था। सर्गे की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर इस सुनसान बर्फीली वादी में लियोना एक सुर्ख लाल कपड़े को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और पीछे खून की एक लंबी लकीर बनती जा रही थी। प्रेग्नेंट मरीना उस लाल कपड़े पर बिल्कुल सुन बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई गहरा सदमा लगा हो। दरअसल कुछ देर पहले जब लियोना अपने दोस्तों को छोड़कर लेक वोंगो जेरो के लिए निकला था, तभी अचानक मरीना की ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। इसी अफरा तफरी में बर्फ पर कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो जंगल में जा पलटी। इस हादसे की वजह से मरीना का मिसकैरेज हो गया, जिसने उसे मानसिक तौर पर तोड़कर रख दिया। सड़क पर जाने के डर से लियोना मजबूरन मरीना को जंगल के रास्ते घसीटने लगा। इसके कुछ देर बाद पॉलिना की हिम्मत जवाब दे गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब तक लियोना भी थक चुका था। तभी उसे एक घर की चिमनी से निकलता धुआं दिखा। उम्मीद की एक किरण देखकर लियोना तेजी से उस लकड़ी के घर की तरफ बढ़ा और घर की मालकिन पर अचानक हमला कर दिया। उसने उसे वहीं बेसमेंट में कैद कर लिया और आखिरकार लियोना के परिवार को एक पनाह मिल गई। उन्होंने तुरंत आग जलाई ताकि खुद को गर्म रख सके। अब वैसे मरीना शारीरिक तौर पर तो ठीक हो गई थी, पर बच्चा खोने के गम में उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो कभी किसी खिलौने को बच्चा समझकर उसके साथ खेलती, तो कभी उसे बड़ा होकर कामयाब बनाने की बातें करती। उसका ये हाल देखकर पॉलिना खौफ के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार लियोना से ये सब और देखा नहीं गया, इसलिए जब मरीना सो रही
थी, उसने चुपके से उसकी गोद में बच्चे की लाश की जगह एक तकिया रख दिया और उस मासूम बच्चे की लाश को जला दिया ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। अब जैसे ही सुबह हुई, होश खो चुकी मरीना अपने बच्चे को तलाशने लगी। ढूंढते ढूंढते वो उस बेसमेंट के पास जा पहुंची जहां घर की मालकिन कैद थी। इस मौके का फायदा उठाकर वो मालकिन वहां से निकल भागी और उसने लियोनिया और उसके पूरे परिवार को उस अंधेरे बेसमेंट में बंद कर दिया। इस मोड़ पर भी मरीना को अपनी हालात का एहसास नहीं था और वो लगातार अपने बच्चे को पुकार रही थी। तब लियोनिया ने गुस्से में उसे फटकारा और कहा कि उन दोनों को अपने बच्चे को खोने का दुख हटाना ही होगा। तभी मरीना ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको दंग कर दिया। उसने बताया कि उसे ये तक नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन था। असल में मरीना पहले एक डांसर थी और जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो उसने फैसला किया कि वो किसी भी अनजान मर्द को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए ढूंढ लेगी। उसी रात उसकी मुलाकात एक बार में दुखी बैठे लियोनिया से हुई, जो बिल्कुल बेखबर दुख में मरीना से बेइंतहा प्यार करने लगा। यहाँ तक कि लियोनिया की पहली वाइफ एक लाइलाज बीमारी की वजह से लड़ रही थी, तब भी वो मरीना के लिए समर्पित रहा। अभी ये सच सुनकर लियोनिया के होश उड़ गए। इधर लियोनिया की गाड़ी को देखकर सर्गे और एना ने फैसला किया उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लियोनिया ने भी उन्हें पीछे छोड़ दिया था। मगर मीशा पॉलिना की चिंता में उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगा। तभी मीशा को अचानक दौरा पड़ गया, जो देखकर सब मीशा को कार में डालकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। आगे के सफर उम्मीद से ज्यादा आसान रहा और वो उस दिन लेक वोंगोजेरो पहुंच गए। ये झील रशिया के बॉर्डर के पास थी, जहाँ बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए ये छूट की बीमारियों से छुपने के लिए सबसे बेहतर जगह थी। मीशा भी अब ठीक हो चुका था, पर वो थोड़ा उदास था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सब झील के बीच मौजूद उस छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ एक पुराना जहाज था जिसे लकड़ी के घर में बदल दिया गया था और पास ही पानी का बड़ा स्रोत था जहाँ से वो मछलियाँ और झींगे पकड़ सकते थे, इसलिए उन्हें राशन की चिंता नहीं थी। अब जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचे, सर्गे के कदम वहीं जम गए, क्योंकि घर का ताला टूटा हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि अंदर कोई रह रहा है। इसलिए सब सावधानी से अंदर दाखिल हुए और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। पर कोयले के चूल्हे की गर्माहट बता रही थी कि रहने वाला अभी अभी यहाँ से गया है। बाकी कमरों की तलाशी लेने पर उन्हें एक लकड़ी के बोर्ड पर एक ऐसी लाश मिली जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। पेवेल को शक हुआ कि शायद किसी ने इसे खाने के लिए जमा कर रखा था। ये सुनकर सर्गे की रूह कांप गई, पर ठीक उसी वक्त घर का असली मालिक वहाँ वापस लौटा। सर्गे और बाकी सब ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, जिसकी वजह से वो पहले ही छुप गए। वो शख्स काफी चौकन्ना था, पर हाथ में गन लिए सर्गे के आगे उसकी एक न चली और उसे पल भर में काबू कर लिया गया। तब सर्गे ने थोड़ी नरमी दिखाई और उसे जान से नहीं मारा, बस उसे उसका सामान समेटकर वहां से जाने को कहा। वो शख्स जानता था कि इस जमा देने वाली ठंड में बिना ठिकाने के वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और लाचार होने का नाटक करते हुए चुपके से एक खंजर निकाल लिया। पर इससे पहले कि वो सर्गे पर हमला करता, सर्गे ने गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। खतरा खत्म होने के बाद सर्गे ने आइलैंड पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और अपने पिता को वहां दफन किया। अब इस लंबे और भयानक सफर का आखिरकार अंत हुआ और सबने अपनी नई जिंदगी शुरू की। इरिना भी पवेल के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर चुकी थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, पर मीशा अपने माँ बाप द्वारा लियोना के परिवार को छोड़ देने की बात से अभी भी नाराज था। फिर एक दिन सबको पता चला कि मीशा गायब है। इससे सर्गे बुरी तरह घबरा गया और सब झील की तरफ भागे, जहां उन्हें बर्फ की सतह टूटी हुई मिली। सबको इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि मीशा बर्फ टूटने की वजह से झील में गिर गया है, इसलिए एना दर्द से चीख पड़ी, जबकि सर्गे अपने नंगे हाथों से उसे बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करने लगा। पर अफसोस उन्हें मीशा की लाश तक नहीं मिली। एना गहरे सदमे में डूब गई और सर्गे खुद को कोसने लगा कि उसने मीशा को मदद के लिए क्यों बुलाया। तब एक जगह सर्गे को बर्फ तोड़ने पर वहां एक लाश मिली, पर वो मीशा नहीं था। अब वैसे हकीकत तो ये थी कि मीशा मरा नहीं था। वो ऑफ रोड गाड़ी लेकर उसी जगह वापस जा रहा था जहां लियोनिया के परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसकी मोहब्बत पॉलिना ही थी। वहां पहुंचकर वो जंगल की गहराइयों में निकल गया। इसी बीच लियोनिया का परिवार पिछले एक दिन से उस अंधेरे बेसमेंट में कैद था और उनके पास पीने का पानी तक नहीं था। तब पॉलिना के बहुत गिड़गिड़ाने पर उस बूढ़ी औरत ने उन्हें पानी की एक बोतल दी, पर खाना मिलना इतना आसान नहीं था। लियोनिया को लोहे की जंजीरों में जकड़कर दिन भर उसे जमा देने वाली ठंड में लकड़ियां काटनी पड़ती थीं। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा सा खाना मिलता था, वो भी सड़ा हुआ। वो औरत दरअसल उनसे अपना बदला ले रही थी। खैर अभी रात होते ही वो बूढ़ी औरत सजने संवरने लगी, जिसके बाद उसने लियोनिया को ऊपर बुलाया और बेड पर लियोनिया के हाथ पैर बांधने के बाद वो औरत खुद के कपड़े निकालने लगी।
इसी बीच मीशा जंगल में पॉलिना को ढूंढ रहा था। तभी उसे वही केबिन दिखाई दिया, जो देखकर मीशा को लगा कि पॉलिना शायद उसी केबिन में होगी। इसलिए वो बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक लोहे के शिकारी फंदे ने उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। अब खाली हाथों से उस लोहे के फंदे को तोड़ना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपनी हैंडगन निकाली और उस चेन पर निशाना लगाया जिसने उस ट्रैप को जकड़ा हुआ था और ट्रिगर दबा दिया। उसी पल गोली की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह डर गई। तब मौके का फायदा उठाते हुए लियोनिया ने तेजी से अपने पैर छुड़ाए और उस औरत को लात मारकर बेड के नीचे धकेल दिया, जिसके बाद वो फुर्ती से लोहे के बेड के पीछे घूमा और जब तक वो औरत अपनी गन रीलोड करती, लियोनिया बदले की आग में उस पर टूट पड़ा। जिसके बाद लियोनिया ने तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोला और मरीना और अपनी बेटी को आजाद कराया। रोशनी में आते ही मरीना का दिमाग ठीक हो गया और वो बार बार अपने पति से माफी मांगने लगी। जिसके बाद लियोनिया मरीना और पॉलिना को सुरक्षित जगह बिठाने के बाद वो गन लेकर बाहर निकल गया। वहाँ उसने मीशा को ढूंढ निकाला और उसे घसीटकर घर के अंदर ले आया। इस मिलन के बाद किसी के पास बातें करने का वक्त नहीं था, क्योंकि लियोनिया तुरंत मीशा के जख्म का इलाज करने लगा। तब पॉलिना ने अपने माता पिता के सामने ही मीशा को बहुत प्यार से गले लगाया। अब वैसे लियोनिया का परिवार इस बहादुर नौजवान का एहसानमंद था, खासकर ये सुनकर कि झील वाला ठिकाना रहने के लिए बहुत बेहतर है। उन्होंने तय किया कि वो मीशा के परिवार के साथ वहीं रहेंगे। निकलने से पहले लियोनिया ने उस बेसमेंट में कैद औरत को हथकड़ी की चाबी दे दी। उसने अब लोगों को माफ करना सीख लिया था और वो अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेना नहीं चाहता था। साथ मिलकर उन्होंने बर्फ से ढकी गाड़ी साफ की, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। खुशकिस्मती से उन्हें एक नेक दिल मॉन्क मिला, जिसे देखकर मरीना ने लियोनिया से शादी करने की इच्छा जाहिर की। तब मीशा ने भी हिम्मत दिखाई और पॉलिना का हाथ थामे आगे बढ़ गया और एक ऐलान किया कि वो दोनों भी शादी करना चाहते हैं। इस तरह उस मॉन्क ने दोनों की शादी कर दी। दूसरी तरफ सर्गे की रोमांटिक जिंदगी इतनी खुशनुमा नहीं थी, क्योंकि एन्ना की याददाश्त पहले से ही कमजोर हो रही थी। यहाँ तक कि कभी कभी वो ये भी भूल जाती कि उसका बेटा गायब है। अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों को याद रखने की बेचैनी में वो दिन रात अपनी डायरी लिखती रहती। सर्गे जब उसके लिए पानी लेने किचन गया तो उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ इरीना और पवेल एक दूसरे के काफी करीब हैं और उनके बीच इंटीमेसी चल रही है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके ने वहाँ की खामोशी को चीर कर रख दिया। उस धमाके की शॉक वेव इतनी तेज थी कि सर्गे जमीन पर गिर पड़ा। शुक्र है कि वो सही सलामत था, इसलिए उठकर वो तुरंत पवेल के साथ बाहर की तरफ भागा। पता चला कि वो धमाका एक क्रैश हुए जहाज की वजह से हुआ था, जो देखने में किसी देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट लग रहा था। उन्हें लगा कि इतने बड़े हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए वो वापस केबिन की तरफ मुड़ गए। पर उसी पल एक इन्फेक्टेड एशियन सोल्जर ने पवेल को हॉस्टेज बना लिया। तब पवेल ने अपना स्कैल्पेल निकाला और उस हाईजैकर पर हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त सर्गे ने भी गोली चला दी और हमलावर मारा गया। अब रात में सोने के लिए अपने कमरे में जाते वक्त इरीना को एक डायरी मिली, जो शायद धमाके के दौरान एन्ना के हाथ से गिर गई थी। इरीना ने वो डायरी अपने पास रख ली और पूरी रात उसे पढ़ती रही। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सर्गे और पवेल को बाहर जाते देखा और तुरंत उनके पीछे निकल गई। उसे पता चला कि पवेल ने गाड़ी चलाना सीख लिया था और वो अकेले एक दूर दराज के रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर चुका था। पवेल का खून इस महामारी का तोड़ बन सकता था, इसलिए वो अपनी खुशी से इरीना को रोता हुआ छोड़कर वहां से निकल गया। आगे केबिन वापस लौटने पर जब इरीना ने सर्गे को इतना बेपरवाह देखा तो उसका सब्र टूट गया और वो उस पर बरस पड़ी। उसने एन्ना की डायरी पढ़ ली थी और अब वो उसके सारे राज जानती थी। पता चला कि एन्ना एक बहुत ही मक्कारी से काम लेने वाली औरत थी, जिसने सर्गे को सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि उसके बेटे मीशा को एक बाप की जरूरत थी। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते एन्ना साजिशें रचने में माहिर थी। उसने ही सर्गे और इरीना के रिश्ते में दरार डालने के लिए सर्गे की पॉकेट में कुछ आपत्तिजनक सामान रखा था, ताकि उनका परिवार टूट जाए, जो सुनकर सर्गे सुन रह गया। अब जैसा कि इरीना ने एन्ना की असलियत की परत दर परत खोल दी थी, यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि जब एन्ना मौत से लड़ रही थी तब सर्गे इरीना के साथ वक्त बिता रहा था। इससे एन्ना पूरी तरह टूट जाती है और डायरी फाड़कर आग के हवाले कर देती है। तब दोपहर के वक्त सर्गे ऐसे पेश आ रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो और वो झील पर फिशिंग कर रहा था। तभी उसे दूर से कुछ लोग अपनी तरफ आते दिखे। उसने सावधानी से गन उठाई, पर पास आने पर उसने मीशा और लियोनिया को पहचान लिया। उन्हें देखकर सर्गे अपनी खुशी नहीं रोक पाया और उन्हें गले लगा लिया।
पर तभी दूर से तोप चलने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सरगे का केबिन आग की लपटों में घिरा हुआ था और वो सब घबराहट में उस तरफ भागे। इसी बीच पास के ही जंगल में कुछ विदेशी सोल्जर्स एक अनजान भाषा में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऊपर से कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन वो ऑर्डर क्या था? एना मर गई या जिंदा है? आगे इरेना और पवेल का क्या हुआ? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस कहानी के यही खत्म होने की वजह से नहीं दे सकता। और इसका सेकंड सीजन अब तक आया भी नहीं है, तो जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा वैसे ही मैं उसको चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। बाकी उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। खैर, जब तक मैं नई कहानी लेकर नहीं आता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।